ये जो क्वेश्चन आ जाता है, रॉकेट इज़ फायर्ड। जब रॉकेट को फायर करते हैं, जैसे आपने किसी एंगल के ऊपर फेंक दिया रॉकेट को, तो ये फायर करके नीचे गिरेगा तो मतलब ये वाला जो पाथ है, ये जो ट्रेजेक्ट्री है, मतलब ये वाला सबको पता है। ये जो रॉकेट इज़ फायर्ड, द मोशन विल बी व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ व्हिच मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है इन एग्जांपल है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली क्या होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी आपकी कोई बॉडी प्रोजेक्ट करते हैं, किसी को हवा में फेंकते हैं किसी एंगल के ऊपर, जैसे कोई प्लेयर जो है वो शॉट मारता है या बिल्ली जो है जंप करती है खिड़की में से, ठीक है, इस तरह की जो मोशंस होते हैं। अब कैसे पता चले? अब फर्दर इंडिकेशन क्या है? क्योंकि जब एक परिंदा, एक बर्ड जो होता है परिंदा, वो अगर हवा में कहीं उड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो मोशन है से मतलब वो ऊपर भी जा सकता है, फिर खुद को जो नीचे भी गिरा सकता है, उसके ऊपर तो एबिलिटी है, लेकिन दैट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वाई? बर्ड जो है, बर्ड, अब ये जो परिंदा है ये एग्जाम्पल नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन का। उसकी जो वो जो उड़ रहा है, जो हवा में उड़ रहा है, तो उसकी जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी मोशन जिसमें जब बॉडी एक दफ़ा प्रोजेक्ट हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही हो, जो कि Fg ग्रेविटेशनल फोर्स हो, अर्थ की वजह से जो फोर्स बन रहा हो, सिर्फ और सिर्फ वो फोर्स लग रहा हो हवा में। लेकिन एक परिंदा क्या करता है? हवा में भी पर मार सकता है, मतलब वो फोर्स खुद को करके ऊपर भी जा सकता है, तो उसके ऊपर एक और फोर्स लग गया। हमने क्या कहा? प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक फोर्स लगती है। जब आप एक दफ़ा उसको प्रोजेक्ट कर दिया तो उस बॉडी के ऊपर प्रोजेक्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे एक बिल्ली जो है वो जंप करती है खिड़की में से, तो जब जंप करेगी, एक दफ़ा जंप कर दिया तो पक्का श्योर है तो वो कहीं जाके गिरेगी जहाँ पे वो जंप करना चाहती है, ठीक है। एक प्लेयर ने अगर शॉट खेली है तो वो कहीं ना कहीं पे जाके गिरेगी, श्योर गिरेगी, और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो ऐसी मोशन जिसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा हो आफ्टर द प्रोजेक्शन, जब उसको प्रोजेक्ट किया जाए उसके बाद एक ही फोर्स लग रहा हो हवा में, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो वो क्या मोशन होती हैं? वो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद गैल्वानोमीटर क्या है? काइंडली 5th चैप्टर में जो गैल्वानोमीटर है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, रियोस्टेट आई थिंक नहीं है, लेकिन हो तो देख लेना, उनकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, उनको बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पोटेंशियोमीटर है, आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज है, और भी एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स है शायद। ये जो 5-6 डेफिनेशन है काइंडली याद करिएगा। एक और है, मतलब पढ़िएगा, बुक रीडिंग करिएगा, एक एम्पलीफायर और रेक्टिफायर, ये भी याद कर लेना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ये जैसे जनरल फिजिक्स नहीं है, जैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा गया हो तो, और जो सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो ये होता है 37 सेंटीग्रेड, ठीक है। और क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड? एक और क्वेश्चन जिसको लेके मतलब बच्चे परेशान होते हैं। भाई देखो, आपसे एक्सपेंशन पूछ रहा है या कंट्रैक्शन, सारे बच्चे एक्सपेंशन के ऊपर याद कर रहे होते हैं। या अच्छा वर्क डन इन आइसोबैरिक ज़्यादा होता है, फिर आइसोथर्मल ज़्यादा होता है, फिर एडियाबेटिक ज़्यादा होता है, फिर आइसोकोरिक ज़्यादा होता है। मतलब जो आइसोबेरिक है उसका वर्क डन सबसे ज़्यादा है, बट वो देखो तो कंडीशन क्या है, वो एक्सपांशन में ऐसा होता है। ऑन कॉन्ट्रैक्शन जब टेम्परेचर कम होता है तब एडियाबेटिक में वर्क डन ज़्यादा होता है, उसके बाद आइसोथर्मल में ज़्यादा होता है, उसके बाद आइसोबेरिक में ज़्यादा होता है, उसके बाद आइसोकोरिक में ज़्यादा होता है। बात समझ में आ गई है? तो ये वाली चीज़ें याद करना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करें अलॉन्ग द मोशन, जिस डायरेक्शन मोशन हो, अलॉन्ग द मोशन ऑफ द वेव, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में पैरेलल, उसके पैरेलल, ठीक है, जिस डायरेक्शन ये मूव कर रहे हो उसके पार्टिकल जो है उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, द वेव इन विच मीडियम पार्टिकल्स मूव वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव आर पैरेलल विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, राइट। और इसमें जो मैकेनिकल वेव, इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो एक एग्जांपल है साउंड वेव से, ये कायदे-ए-आम यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है और मेहरान में भी आया है कि साउंड वेव इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और इनको जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती हैं इनको हमेशा प्रोपोगेट यानी कि आगे जाने के लिए इनको हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत है। और ये एक स्पेशल टाइप है किसका? मैकेनिकल वेव्स का। और मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स हु ऑलवेज रिक्वायर द मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन इज कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। उसका एक एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, उसका लॉन्गिट्यूडिनल का एक एग्जांपल है साउंड वेव्स। या वो क्वेश्चन है, ये भी अभी 2022 में आया है। लास्ट कोलिजन, जितने भी कोलिजन में टाइप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं सब के सब में जो आपका मोमेंटम है, मोमेंटम पी, दैट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड
बट इलास्टिक कोलिजन है, मतलब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। वो क्या करें, ऐसी कोलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बहुत कंजर्व्ड रहें, दैट मीन मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन बराबर हों, और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बराबर हों, दैट मीन्स इट इज़ ए इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, उसमें भी मोमेंटम तो बराबर होगा ही भाई, मोमेंटम तो बराबर होगा ही, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बराबर होगा ही। ऑल टाइप्स ऑफ मोशन में मोमेंटम जो है बराबर होता है, मोमेंटम जो है कंजर्व्ड रहता है, सेम रहता है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम ही रहता है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इलास्टिक कोलिजन में वो वेरी करती है, काइनेटिक एनर्जी वेरीज इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसकी डेफिनेशन आई थी, देखो कितना मतलब सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मतलब स्टेट, रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जैसे पूरा चैप्टर सेकंड ईयर का जो 12th चैप्टर है, ठीक है, अगर समझ लें तो 11th चैप्टर हीट है सेकंड ईयर का, और जो 12th है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इसमें आपने देखा होगा पूरे चैप्टर में, अगर आपने सही से पढ़ा है तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि मूव कर रही हो चार्जेस, सारे चैप्टर में जो स्टैटिक चार्जेस को हम रीड करते हैं, तभी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट द रेस्ट। और मैंने ये जगह छोड़ी थी इसलिए कि मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर दूंगा और कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन वो पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड और क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी होता है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, डायनामिक मतलब मोशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। वो चैप्टर नंबर 13 है आपका, उसका मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, इसका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, डेफिनेशन अगर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 19, भी क्वेश्चन नंबर 19 को टैकल करेंगे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या नॉन मैकेनिकल वेव, इनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती, खुद ब खुद आगे प्रोपोगेट कर सकती हैं। जैसे लाइट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। स्पेस देखें, खिला में देखें कि कोई मीडियम ही नहीं है, वो एक वैक्यूम है, खाली जगह है। वहाँ से रोशनी, मतलब उधर से भी रोशनी गुजरती है ना, सूरज के बाद वहाँ से रोशनी गुजरती है, जब सनलाइट आ जाती है तो वो वैक्यूम से भी गुजरती है। और वैक्यूम क्या एक ऐसा मतलब कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, और कोई वो मीडियम नहीं है, तो इसका मतलब मीडियम ना होने के बजाय भी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लाइट है वो हमारी धरती के ऊपर पहुंच रही है, इसका मतलब इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती फॉर देयर प्रोपोगेशन। और इसका क्या, इसका एग्जांपल क्या है, अच्छा, जो साउंड है, आपको पता है कि जो प्लैनेट्स डिफरेंट, उन पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही हैं, मतलब कभी कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ से टकराती है तो वहाँ पे आवाज़ें होती है, धमाके होते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं सुनाए जाते, सुनाई क्यों नहीं जाते, लिसन क्यों नहीं कर सकते हम, बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स बीच में वहाँ पे जो है एक मीडियम है, मीडियम कौन सा है वहाँ पे, वैक्यूम है, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है, समझ लें, ठीक है। तो वैक्यूम है, तो वैक्यूम में मतलब कोई मीडियम नहीं है। साउंड को क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है फॉर इट्स प्रोपोगेशन। वो हम तक कैसे पहुँचे, उसके पास मीडियम होता भी पहुँचे ना, उसके पास कोई मीडियम ही नहीं है वहाँ से, तभी वो हम आवाज़ें सुन नहीं पाते। नहीं तो ऊपर इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक आवाज़ें हो रही है, अगर हम सुने तो हमारे कान भी फट सकते हैं। ये सुनाई क्यों नहीं जाती, क्योंकि साउंड वेव जो साउंड वेव्स हैं उनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है जो कि साउंड वेव्स को इधर पहुँचाए ज़मीन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब आपको सबको पता है कि टाइम जो है वो बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है, और मतलब ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड क्वांटिटी ऐसा कुछ क्वेश्चन था। अगर ड्राइव्ड यूनिट था तो यहाँ पे सेकंड, ठीक है, ये ड्राइव्ड नहीं होता, ये बेसिक में आता है, बेसिक यूनिट्स जो होते हैं। उसके बाद सी जो होती है, ये मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी डाला था क्वेश्चन, ये जो सी होती है स्पीड ऑफ लाइट मतलब इसका यूनिट जो है वो स्पीड जैसा होगा, यानी कि वेलोसिटी जैसा होगा। ये होता है ऑलमोस्ट, ये होता है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये आप अगर अपने सही से चैप्टर्स पढ़े हैं 12th बुक के 4th चैप्टर में या 5th चैप्टर में, या इवन आगे वाले चैप्टर्स में भी है, इसकी वैल्यू हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/ε0 अब ε0 की वैल्यू क्या है, 8.86 × 10⁻⁻12 ऊपर जाएगी तो कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी ना। और ये जो होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो होता है मैग्नेटिज्म में यूज़ हो रहा होता है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा हो तो इसकी शायद वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁻7
ठीक है, ये जब ऊपर चली जाती है तो क्वांटिटी ओवरऑल इसकी स्पीड जितना ही इसका वैल्यू होता है, लेकिन ये आ सकता है सी इज आल्सो 1/ε0 म्यू या म्यू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है? इट इज़ द प्रोजेक्शन। ये आपके पास में एक वेक्टर है, आप कह रहे हैं कि मेरे पास ए डॉट बी करूँ, ए डॉट बी कर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लूँ, ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट को दूसरा नाम ये भी आया हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, यस। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका दूसरा नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये जो स्केलर प्रोडक्ट, जब भी दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जो रिजल्ट मिलता है हमें वो एक स्केलर मिलता है। कैसे? जैसे वर्क जो होता है इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, जो कि दोनों वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमें स्केलर क्वांटिटी जनरेट होती हुई मिल रही है, जो कि वर्क डन होता है। स्केलर होता है ना वर्क। स्केलर प्रोडक्ट क्या है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे और जो क्वांटिटी जनरेट होती हुई मिलेगी दैट विल बी ए स्केलर। ऑलराइट, और क्या हो सकता है? अगर आप ए बी लिख रहे हैं, ए डॉट बी, इसको लिखेंगे ए बी कॉस थीटा के बराबर, सबको पता होगा। इसका मतलब है कि ए पूरा का पूरा वेक्टर और बी का वो वाला कंपोनेंट जो कि ए के डायरेक्शन में आ रहा हो। ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मतलब यहाँ पे ये वेक्टर ए है पूरा पूरा, और यहाँ पे कहीं पे वेक्टर बी लाया कर रहा था, यहाँ पे वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है दोनों के दरमियान, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी आपका। अब डॉट प्रोडक्ट जब मैंने लिया तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, इसका प्रोजेक्शन मतलब इसकी डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा होगा, और अगर एंगल इधर हो तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ये इसका क्या है? प्रोजेक्शन है। किसके ऊपर? ए के ऊपर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ए बी कॉस थीटा का क्या मतलब है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये मतलब हो सकता है। और बता दिया कि इनका जो रिजल्ट मिलता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे सॉरी ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स वो वाली वेव्स होती हैं जब वेव मूव करती हो तो उसमें मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो। द वेव इन विच मीडियम पार्टिकल्स और द वेव इन विच मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट्स और ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, ठीक है। उसके बाद वर्क डन क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, अगर एफ डॉट डी लिखें या फिर उसको हटा के डॉट प्रोडक्ट को हटा के आप एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है, ठीक है। ये वो वाला काम नहीं होता, ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होता है। क्यों होता है? जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स को देख लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स में फोर्स जो है ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर होता है, ये इस तरह, ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। और जब भी पार्टिकल जो, अगर आप यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स देखना चाह रहे हैं तो टेंजेंट टू दिस लाइन विल बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90 डिग्री होगी। कॉस ऑफ 90 जो होता है जीरो होता है, इसलिए वर्क डन बाय जो फोर्स है आपकी स्पेशल सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए इसका जो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो हो जाता है। इसी तरह अगर एक बंदा जो है एक बाल्टी को ऐसे आगे लेके जा रहा है तो बाल्टी को उसने होल्ड किया हुआ है ना, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और खुद तो आगे जा रहा है, लेकिन बाल्टी जो है उसके हाथ तक ही मौजूद है, वो आगे पीछे नहीं जा रही क्योंकि उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उसकी मोशन आगे हो रही है। इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बाल्टी को जब हम आगे लेके जा रहे होते हैं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो उसके ऊपर वर्क डन नहीं होता। डायमेंशन ऑफ पावर, पावर इज व्हाट? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वर्क डन इसका यूनिट जो हो जाएगा जूल पर सेकंड हो जाएगा या जूल सेकंड इनवर्स। और यहाँ से आपको पता है कि न्यूटन मीटर होता है, जूल का जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर होता है और डिवाइडेड बाई सेकंड है। अब न्यूटन को और खोलें तो ये होता है किलोग्राम मीटर, मीटर ये वाला न्यूटन के साथ में जो था, न्यूटन में जो था, और मीटर बाय वाला, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पहले से ही डिनोमिनेटर बढ़ाए और मीटर सेकंड स्क्वायर एक और आ गया, तो इसको लिख सकते हैं मीटर, ये एम फॉर केजी, एल स्क्वायर फॉर मीटर स्क्वायर, सेकंड क्यूब बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टाइम का इस तरह, ये डायमेंशन ऑफ पावर हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दो वेक्टर्स ए और बी, लेट से इस पेज में एक्स और वाई प्लेन है, यहाँ पे ऐसे पेज के ऊपर देखें, ये पेज जो है एक्स वाई प्लेन है, इस तरह कोई ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ठीक है, ये 2D प्लेन है। तो इस पर्टिकुलर प्लेन में आपके दो वेक्टर्स पड़े हैं ए और बी वेक्टर्स। इनका अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। और जो इनका रिजल्ट होता है ए क्रॉस बी, मतलब आप ए को इस तरह क्रॉस करते हैं, बी की तरफ लेके जाते हैं, ए क्रॉस बी, फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ बी। और जो डायरेक्शन, ये जो अंगूठा है इसका जो डायरेक्शन आ रहा है ऊपर ऐसे,
तो ये होगा आपके ए क्रॉस बी से जो बनेगा, जो नया रिजल्ट बनेगा, लेट्स से उसको मैं सी बोलता हूँ, सी वेक्टर, वो ऐसा वेक्टर होगा। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट की जो रिजल्ट से, डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट से जो क्वांटिटी बन रही थी ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट की जो रिजल्ट से क्वांटिटी बन रही थी वो एक स्केलर थी, बट यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की जो रिजल्ट से क्वांटिटी बनेगी वो अगेन एक वेक्टर ही होगी। लेट्स से वो सी वेक्टर है, वो उन दो वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर तो होगी ही, और सारे के सारे प्लेन में जितने भी जो फोर्सेज होंगे या जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सब के ऊपर भी परपेंडिकुलर, पूरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो गए ना। अभी वेक्टर यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, सबके ऊपर परपेंडिकुलर है, या ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है, और ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, बट इट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू माई नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ये कैसे हो रहा है हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और इनके दरमियान मतलब ये ऐसा क्यों हुआ है, ये इस तरह ऐसा क्यों हुआ है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।